हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। हमारे 10 क्वेश्चनों की सीरीज साथियों बहुत ही बेहतर जा रही है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी परसों वाली क्लास से ही 3 क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। आपकी यूपीएसआई के एग्जाम में एसएससी जीडी का जो पेपर हो रहा है उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए आज अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। साथियों, मेहनत और लगन आखिरी समय में आप एकदम जम के करिए, आप देखिएगा आपको इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज आप अपनी पहली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ब्रिक्स 2021 कौन से क्रम का सम्मेलन है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इसमें से मोस्टली देखने को मिलते हैं सम्मेलन वगैरह से। तो आइए पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं। कितने? 5 देश हैं। इसमें 5 कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स देश में शामिल हैं। आप याद रखिएगा और इसको याद करना बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करूं बी से तो आप याद रखिएगा दोस्तों ब्राजील, ब्राजील। आर से आप याद रखिएगा रशिया, रशिया। आई से आप याद रखिएगा साथियों इंडिया, इंडिया। और आपका सी से हो जाएगा दोस्तों चाइना। और एस से आप याद रखना दोस्तों साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में आपके जो 5 देश होते हैं वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनका सम्मेलन भी याद करना दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चलता है। अगर ब्राजील में हुआ है तो फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में, उसके बाद फिर ये साउथ अफ्रीका में होगा। तो जो अभी इसका पिछला सम्मेलन था वो हमारा जो है क्या बोलते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया। पिछला हमारा रशिया में हुआ, अब की बार कहां होगा आपका, पिछला हमारा रशिया में हुआ, अब की बार हमारा इंडिया में हो रहा है। तो 2021 का जो सम्मेलन है दोस्तों वो हमारा कहां पर होगा, इंडिया में होगा। और वो कौन से संस्करण का है, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों कि उसका जो है क्रम कौन सा है। इसका क्रम आपका 13वें क्रम का है। 13वें क्रम का सम्मेलन ये होगा 2021 में। और ये प्रस्तावित कहां पे हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखना इंडिया में। 13वें क्रम का इंडिया कराएगा। इंडिया इसके पहले कितनी बार इसका सम्मेलन और करा लिया है, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों 12, 16 और 21। इनमें जो है इंडिया ने इसका जो है सम्मेलन इंडिया में इसका हुआ था। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे 12 की, तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही आसान है। इंडिया के जस्ट पहले रशिया, तो 12वां आपका सम्मेलन कहां हो जाएगा, रशिया में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं साथियों 14वें की, तो 14वां आप याद रखिएगा, 13वां इंडिया में है तो 14वां कहां होगा, चाइना में होगा। 14 संस्करण चाइना। और अगर मैं दोस्तों बात करूं 11 की, तो आप याद रखना अगर 12वां रशिया में हुआ है तो 11 कहां पे हुआ होगा, ब्राजील में। तो ये क्वेश्चंस आपको यहां से बनते हैं। ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस बार का जो सम्मेलन भारत में हुआ है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि ये इस बार का सम्मेलन 2021 का भारत में हुआ है। लेकिन यहां आप याद रखिएगा कि ये कौन सा सम्मेलन था। तो इस क्वेश्चन को बहुत याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आने के इसके बहुत ही चांसेस हैं। तो ये 13वां सम्मेलन था। अगर 12वें की बात करूं मैं तो ये रशिया में हुआ था, 11वें की ब्राजील में, और 14वां इसका जो होगा वो दोस्तों कहां होगा, चाइना में। अगर आपसे इसके आगे का पूछेगा तो आप साउथ अफ्रीका, बाकी फिर से इसकी चेन रिवर्स हो जाएगी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस यहां से बनते हैं जो हमने आपको बताए, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति, शिवरमन समिति, के कस्तूरीरंगन और संथानम समिति। ये चारों समितियां आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं बात करूं इसमें दोस्तों कि किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो आप इसको याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना भी साथियों अगर आपसे पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई में
12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। अब इसमें आपके जो ऑप्शन में दिए हैं स्वर्ण सिंह समिति, तो ये भी याद रखना दोस्तों, ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य इन्हीं की सिफारिश पर जोड़े गए थे, जो कि हमारे कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं, अनुच्छेद 51A में। तो आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। बात करूं दोस्तों मैं कस्तूरी रंगन समिति की, तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आई है, कस्तूरी रंगन समिति की। अगर मैं बात करूं दोस्तों संथानम समिति की, तो संथानम समिति के बारे में मैं आपको बता दूं, सीवीसी का जो नियुक्ति होती है वो किसकी सिफारिश पर होती है, संथानम समिति की। और सुरेश एन पटेल अभी जो है हमारे क्या है, इसके सुरेश एन पटेल हमारे अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस यहां से बनते थे कि किस सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिव रमन समिति। चलिए दोस्तों हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष एकता दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसको याद रखना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आने की इसके बहुत ही चांसेस हैं। आपके पास ऑप्शन है 2 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 23 जनवरी और 31 मई। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं आपसे कि एकता दिवस मनाया क्यों जाता है, तो आप याद रखना दोस्तों, एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर जो है इसको मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है, इसके उपलक्ष्य में जो है एकता दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो आप शुरुआत भी याद रखना दोस्तों, 2014 से इसकी शुरुआत हुई है और ये प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसमें आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज में हो सकते हैं, तो एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम करा देते हैं आपको। तो आप याद रखना दोस्तों कि एकता दिवस जो मनाया जाता है, ये इनके देसी रियासतें जो थी उनको एक साथ या उनका एकीकरण करने के लिए एकता दिवस मनाया जाता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का एकीकरण इन्होंने जो है किया था, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर मोस्टली रियासतें जो है क्या थी, वो फ्री थी। उनको ये था कि आप अकेले रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो, ऐसा अंग्रेजों ने प्रावधान किया था। लेकिन इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ था कि उन सारी रियासतों को एक साथ इकट्ठा करके एक भारतवर्ष बनाया गया था। अगर मैं बात करूं साथियों, इनको इन्हीं काम की वजह से लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो आप ये बात भी याद रखिएगा कि इनको इनके इस काम की वजह से लौह पुरुष की भी उपाधि दी गई है। और अगर मैं बात करूं साथियों कि इनमें सरदार की एक इनकी उपाधि है, तो आप याद रखिएगा सरदार की उपाधि इनको कहां मिलती है, तो बारदोली आंदोलन जो आपका होता है, बारदोली आंदोलन ये हुआ कब था, 1928 में। बारदोली आंदोलन में जो वहां की गुजरात की महिलाएं थी, ये हुआ कहां था, आप याद रखिएगा गुजरात में। ये कहां पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, और गुजरात की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से, आप इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये भी सबसे ऊंची बनाई गई है गुजरात में ही इनकी जो है मूर्ति, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगर आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है। ये क्वेश्चन आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसमें आपका साथियों ऑप्शन दिया हुआ है 23 जनवरी, 2 दिसंबर और 31 मई। तो आइए हम देखते हैं 23 जनवरी, 31 मई और 2 दिसंबर को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी आप याद रखना दोस्तों, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप याद रखना, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। और ये मनाया क्यों जाता है, तो आप याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 31 मई मैंने आप सबको बताया है दोस्तों, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। आप 31 मई के बारे में याद रखिएगा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। एक सेकंड दोस्तों, हाँ आपको मैंने बताया 31 मई तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब इसमें साथियों आपका एक ऑप्शन दिया है
2 दिसंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आप हमको बताइए। 2 दिसंबर बहुत ही आसान है। 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आप सब याद रखिएगा, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहां से एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस और 2 दिसंबर एड्स दिवस। ये आप तैयार कर लीजिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ही है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरोल और टोकोफेरोल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि महत्वपूर्ण विटामिन जो हमारे हैं वो ए, बी, सी, डी, ई और के, तो इनके हमें रासायनिक नाम पता होने चाहिए। आइए आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इनको बताता हूं, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, जैसे आपने मूवी देखी है गदर एक प्रेम कथा, गदर एक प्रेम कथा, तो ऐसे ही आप याद रखना दोस्तों, ऐसे ही आप याद रखना, रथ एक टॉफी। यहां से आप याद रखना तो साथियों, रथ एक टॉफी। यहां से अगर आप इसको याद रखोगे तो अब मैं यहां से आपको बताता हूं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो र से आपका हो जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो आप याद रखना, रेटिनॉल विटामिन ए का है। थ से दोस्तों आपका हो जाएगा विटामिन बी का थायमीन, ये भी आप याद रखना। ए से आपका बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ए से आपका बन जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे क से क्या आपका हो जाएगा, तो क से आपका बन जाएगा कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल आपका क से हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। अब साथियों इसमें आपका ट दिया हुआ है, तो ट से आप याद रखना दोस्तों, ट से आपका हो जाएगा टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ये आपका क से हो जाएगा। और फ से आपका साथियों आप याद रखना, फ से आपका हो जाएगा फिलिकोनिन, फिलिकोनिन करके आपका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का, फिलिकोनिन। अब देखिए साथियों, मैंने आपको बताया रथ एक टॉफी, रथ रेटिनॉल, थ थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल और क से कैल्सीफेरोल और ट से आपका टोकोफेरोल और फ से आपका फिलिकोनिन। अब इसमें अगर आपसे पूछेगा तो ए का हो गया आपका रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड और आपका जो है डी का हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल, ई का हो जाएगा आपका टोकोफेरोल और के का हो जाएगा आपका फिलिकोनिन। अब हमसे इसमें साथियों पूछा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, तो मैंने आपको बताया विटामिन ई मतलब ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी और ई मीन्स टोकोफेरोल, टी मतलब टोकोफेरोल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। रेटिनॉल किसका है मैंने आपको बताया, विटामिन ए का है, थायमीन विटामिन बी का है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल मैंने आपको बताया, आप याद रखना साथियों कि विटामिन कैल्सीफेरोल आपका विटामिन सी का, उसका क्या बोलते हैं, के का हो जाएगा। ए का आपका हो गया रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल आपका विटामिन डी का होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल और टोकोफेरोल आपका हो जाएगा विटामिन ई का। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस बनते थे, मैंने आपको बताया रथ एक टॉफी, आप इसका याद रखिएगा, यहां से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आइए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है तो साथियों 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो हिस्ट्री से 1857 के रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आपको यहाँ से जितने भी लोगों ने जहाँ का नेतृत्व किया, इसका क्या कारण था होने का और इसमें क्या ऐसी क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये असफल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब मैं आपको ये हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जब एक तरफ से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। अभी आपका एग्जाम है तो आप एग्जाम पर्पज से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं आप बस इनको रिवीजन करते जाइए। ये क्लास आपके रिवीजन के लिए बहुत ही मस्त है, आप इसको बस खाली देखते जाइए, आप इसको जो है नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे और उनका रिवीजन करके आप एग्जाम में जाइए। आप देखिएगा एग्जाम में आपको
2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे क्लास से। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इलाहाबाद से जो है किसने नेतृत्व किया था। इसका नाम बदल के अब प्रयागराज हो गया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रयागराज पहले किसका मतलब प्रयागराज अब नया नाम किसका हो गया, तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद का। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं कुंवर सिंह, मोहम्मद अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली और बहादुर शाह जफर। अगर मैं बात करूं साथियों कुंवर सिंह की, तो आप कुंवर सिंह के बारे में याद रखिएगा कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला की बात करूं साथियों, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा कि ये फैजाबाद से थे। इन्होंने फैजाबाद से इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बहादुर शाह जफर, ये आपको सबको पता होगा, दिल्ली मतलब मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक। इन्होंने दिल्ली से जो है इसका क्या बोलते हैं इस आंदोलन को लीड किया था और इन्होंने ही इलाहाबाद में लियाकत अली खान को नेतृत्व किया था इलाहाबाद का नेतृत्व करने के लिए। तो इलाहाबाद आपका हो जाएगा। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो आप याद रखिएगा वो कौन थे, लियाकत अली आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए साथियों हम कुछ और यहाँ से देख लेते हैं 1857 की क्रांति से कि यहाँ से और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं बात करूं साथियों अगर 1857 की क्रांति, तो याद रखना आप कि ये जो है मेरठ से शुरू होती है। कहां से, मेरठ से ये शुरू होती है और वहां पर बैरकपुर छावनी, मेरठ के बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में आप याद रखना 34वीं बटालियन के जो है सैनिक थे कौन, मंगल पांडे। 34वीं बटालियन के सैनिक थे मंगल पांडे। तो ये कुछ क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इन्होंने ही इस क्रांति की शुरुआत की थी और अगर इसका रीजन जो एक मेन माना जाता है वो चर्बी युक्त कारतूस। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो मेन रीजन था इसका शुरू करने का वो चर्बी युक्त कारतूस था। और ये अगर आपसे डेट भी अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा 10 मई को ये स्टार्ट हुआ था। 10 मई मतलब जो है आपका मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के वो सैनिक थे, बैरकपुर छावनी मेरठ में 1857 में उन्होंने ये क्रांति शुरू की थी। और उसका रीजन क्या था कि चर्बी युक्त कारतूस था जिसकी वजह से इन्होंने उसको यूज करने से मना कर दिया था और उसके बाद उन्होंने गोली मार दी थी। बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करूं कि इस आंदोलन में और भी लीड जो उन्होंने किया था, तो आप सबको पता होगा कि झांसी से, तो झांसी से आप याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी से थी। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगर मैं साथियों बात करूं आपसे नाना साहब ये लोग जो थे ये आपके कानपुर से थे। ये लोग कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व किए थे। और आप एक याद रखना साथियों कि लखनऊ आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो लखनऊ में आप याद रखिएगा बेगम हजरत महल इन्होंने जो है कहां से क्रांति का वो किया था लीड, इन्होंने लखनऊ से किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे साथियों जो आपके 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण है, वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए हम आइए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली। 1857 की क्रांति के जो लीड किया था वो कहां से किया गया था, लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद का लीड किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे मैंने इनके इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एक ऐसे आपसे क्वेश्चन जरूर वो पूछ रहा है, चाहे वो आपको दे देगा रामकृष्ण मिशन या फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट एसोसिएशन, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। चलिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपसे इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1866 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना जो है किसने किया था, तो आप याद रखिएगा दादा भाई नारोजी ने इसकी स्थापना की थी और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और इन्होंने इसकी स्थापना दोस्तों अगर पूछ लेगा तो आप याद रखना इंग्लैंड में की थी। और किस लिए की थी, तो इनका मेन मुद्दा जो था कि वहां के जन समर्थन को अपनी तरफ करना और भारत की क्या स्थिति है उस स्थिति के बारे में लोगों को बताना इस सोसाइटी का मेन
मुद्दा था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। आइए अब आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं मैं इसके बारे में देखता हूं। 1897 1897 ये साथियों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टाइम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1897 में। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। और क्यों की थी? तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इसकी स्थापना की थी। और इस जो रामकृष्ण मिशन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि याद रखिएगा दोस्तों कि ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। रामकृष्ण मिशन स्थापना 1897 में, और स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद से अगर आपका आ जाए तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो है शिकागो में इनका एक सम्मेलन हुआ था। चलिए बताइए आप कि वो सम्मेलन इनका कब हुआ था, हमें कमेंट बॉक्स में करके। आइए हम बात करते हैं साथियों 1875 की। तो 1875 में याद रखना दोस्तों आप, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना आपकी 1875 में होती है। और इसकी स्थापना कौन करता है? तो ये भी याद रखिएगा साथियों, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये इसकी स्थापना करती हैं 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की। आपका इसमें साथियों एक ऑप्शन दिया है 1885। 1885 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में ही होती है। और इसके जो है स्थापना करता किसको बोला जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम। आप याद रखना, ए.ओ. ह्यूम जो है इसकी स्थापना करते हैं। और जो इसका पहला सम्मेलन होता है आप याद रखिएगा वो मुंबई में होता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे आ जाता है और एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने इसकी पहली अध्यक्षता की थी। और ये सारे साथियों आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते थे जो हमने आपको बताए हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। 1897 के बारे में बात करूं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करता है? विवेकानंद जी करते हैं। और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे रामकृष्ण मिशन की जो भी संस्था के लोग थे। और उसके बाद क्या बोलते हैं आपका 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इसकी जो पहली अध्यक्षता ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बनते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन साथियों, आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है? ये ज्योग्राफी से बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से आज जो भी प्लैनेट से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको करा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में जरूर आएंगे। और जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो सारे महत्वपूर्ण होंगे। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, अरुण, या फिर जिसे यूरेनस भी बोलते हैं। तो चलिए बताइए आप, ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है? अब अगर मैं बात करूं साथियों आपसे पृथ्वी के बारे में, तो आपको सबको पता होगा कि पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट नहीं कहा जाता। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र में आप याद रखिएगा किसको? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये दोनों शुक्र को बोलते हैं। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, अगर ऐसा कुछ पूछ ले, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट या कौन सा ग्रह है, तो आप याद रखिएगा वो शुक्र है आपका। और अगर सबसे पूछ ले आपसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप ये बात भी याद रखिएगा कि ये शुक्र ही आपका सबसे गर्म ग्रह भी है। और सबसे चमकीला ग्रह ये भी आपका शुक्र ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके शुक्र से बनते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पृथ्वी के सबसे निकट गर्म ग्रह भी है, और चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं मंगल ग्रह के बारे में, तो आप मंगल ग्रह को याद रखिएगा किसे? रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट मंगल ग्रह को बोला जाता है। और आपको मैंने बताया पृथ्वी ब्लू प्लैनेट, यूरेनस या अरुण को आप याद रखना दोस्तों कि इसे बोला जाता है ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस या फिर अरुण को बोला जाता है। तो ये आपके यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते थे दोस्तों। ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है?
अरुण को बोला जाता है, जिसे हम यूरेनस भी कहते हैं। आइए हम और कुछ अपने जो है यूनिवर्स से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम कर लेते हैं। आप याद रखना दोस्तों कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा ग्रह आप याद रखिएगा बृहस्पति। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं हमारी गैलेक्सी कैसी है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा मिल्की वे या फिर आकाश गंगा। ये बात आप याद रखिएगा। और इसका अगर शेप आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसके शेप के बारे में भी याद रखना दोस्तों। इसका शेप स्पाइरल है। और टोटल प्लेनेट हमारे कितने हैं, अगर आपसे प्लेनेट के बारे में पूछ ले तो आप याद रखिएगा 8 है। 9वां हमने जो है जोड़ा था प्लूटो को, बट उसे हमने ड्रॉप प्लेनेट घोषित कर दिया। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा ईयर था जब इसको ड्रॉप प्लेनेट घोषित करके इसको ग्रहों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। तो आइए अगर हम 8 ग्रहों के बारे में बात करते हैं साथियों, तो 8 ग्रहों में आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका छोटे से आप बड़े में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए आज हम उनका आपका वो भी डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे मान लीजिए ये आपका सन है और यहाँ पर मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर आपका अर्थ है, फिर आपका मार्स है, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा और फिर नेपच्यून आएगा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़े से छोटे में बताइए आप, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि आप जुपिटर से शुरू करिएगा। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बाद आप जाएंगे तो ये एकदम सीक्वेंस में सीरीज है। जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपच्यून। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून आता है। यहां से आने के बाद दोस्तों आपको याद रखना होगा कि फिर आपको अर्थ एंड वीनस पे आना होगा। अर्थ एंड वेनस, नेपच्यून के बाद आपका अर्थ हो जाएगा और उसके बाद फिर वेनस होगा, फिर आपका मार्स और आफ्टर दैट आपका मरकरी होगा। तो ये कुछ आपके सीक्वेंस बनते थे। सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी, ये आपका सीक्वेंस बनता है सबसे बड़े से सबसे छोटे में। और अगर आपसे सबसे छोटे से सबसे बड़ा पूछे तो आप याद रखिएगा मरकरी से आप स्टार्ट करिएगा। मरकरी, फिर मार्स, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और आफ्टर दैट जुपिटर। सबसे बड़ा जुपिटर और सबसे छोटा मरकरी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन आप और याद रखना साथियों कि जो सन की लाइट है वो अर्थ पे आने में 8 मिनट और नियर अबाउट कहीं कहीं 3 सेकेंड या फिर कहीं कहीं 14-15 सेकेंड, ये कुछ आपका अप्रॉक्स सेकंड बताते हैं। तो आप याद रखिएगा 8 मिनट करके आएगा। तो 8 मिनट टाइम लगता है सन की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनते थे आपके, वो हमने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ग्रीन प्लेनेट आप याद रखिएगा ये अरुण को कहा जाता है। नीला प्लेनेट पृथ्वी है। शुक्र को हमने आपको बता ही दिया कि अर्थ की ट्विन भी याद रखिएगा, अर्थ की ट्विन भी है। ये चमकीला ग्रह है, गर्म ग्रह है, ये सारे ग्रह शुक्र से हैं। और रेड प्लेनेट आपका क्या है, मंगल ग्रह है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, CISF की स्थापना कब हुई थी? CISF की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल इंडस्ट्रियल, आपका CISF का फुल फॉर्म अगर साथियों मैं यहां आपको लिख दे रहा हूं, CISF, आप इसका याद रखना दोस्तों कि CISF का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये साथियों आप याद रखिएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखना दोस्तों 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना होती है।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स। जब कभी आप फ्लाइट वगैरह से जाते हैं तो आप देखते हैं जो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी होती है मोस्टली, या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट हैं, उन सब में इनको तैनात किया जाता है। और इनका कौन सा सन है जब ये बनी थी, तो 1969 में इनको बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ 1984 में, तो आप 1984 में याद रखिएगा कि 1984 में एनएसजी का गठन हुआ था। एनएसजी का मैंने बताया आपको कि 1984 में इसका गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनका काम मोस्टली आप याद रखना दोस्तों कि आतंकवाद विरोधी गतियों को रोकथाम करने के लिए एनएसजी मोस्टली जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये एनएसजी का मैंने बताया 1984, सीआईएसएफ 1969। अब आपका ऑप्शन है दोस्तों 1965, 1965 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी टाइम बीएसएफ का जो है गठन किया गया था। और अगर आपका बीएसएफ का पूछ लिया जाए इस टाइम पर हेड कौन है, तो बीएसएफ के हेड के बारे में भी आप याद रखिएगा कि पंकज सिंह को, ये भी आपका हाल ही का न्यूज है करंट अफेयर का, तो पंकज सिंह को बीएसएफ का हेड बनाया गया। और बीएसएफ की एक करंट की न्यूज है ऑपरेशन सर्द हवा जो ऑपरेशन है आप याद रखिएगा दोस्तों। सर्द हवा ऑपरेशन जो है ये बीएसएफ के द्वारा ही चलाया गया। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर भी आप याद रखना दोस्तों, ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर भी आप याद रखना, सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, दिल्ली में ही इसका भी हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते थे। 1948 एक आपका ऑप्शन और है दोस्तों, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं कि आप याद रखिएगा एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, इसका जो है आपका गठन किया गया था 1948 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आइए एक दो जो और हमारी सेनाएं हैं उनके बारे में आपको बता दूं, आप उनको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों सीआरपीएफ, तो आप इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों कि सीआरपीएफ 1939 में इसका गठन किया गया था सीआरपीएफ का। और आईटीबीपी इसका गठन 1962 में किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते थे दोस्तों, ये हमने आपको बता दिए हैं। सीआईएसएफ की स्थापना आप याद रखिएगा 1969, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भाषा का प्रावधान किस अनुसूची में है? मतलब कौन सी अनुसूची में आपके भाषा से संबंधित चीजें बताई गई हैं? तो जैसा कि आप सबको मैंने दोस्तों बताया है कि जब हमारा मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान में आप याद रखिएगा, मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा जाता है, वो आपकी 9 आप याद रखिएगा, 9वीं आपका भूमि सुधार आपका 9th थी, 9वीं अनुसूची थी, याद रखिएगा। 10 आपका दल बदल, जो पार्टियों में दल बदल होता है, ये आपका दल बदल संबंधित 10वीं अनुसूची थी। 11वीं अनुसूची के साथियों बारे में बात करूं तो 11वीं में आप याद रखिएगा पंचायत संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपकी 11 में है। और 12 में अगर मैं बात करूं साथियों आपसे, तो नगर निगम। अब यही साथियों आप एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं पूछूं आपसे भूमि सुधार, तो आप याद रखना पहला अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा पहली 9वीं अनुसूची, और उसके बाद 52वां अमेंडमेंट आपका था जिसमें दल बदल आपको जोड़ा गया। पंचायत आपका 73 अमेंडमेंट था 1992 में, और आपका ये इसी टाइम पर जो है 12वां अनुसूची भी जोड़ी गई थी 74वें अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे आपके जो मैंने 9, 10, 11, 12 बताए हैं। और अगर भाषा का प्रावधान के बारे में बात करूं तो आप याद रखना साथियों, वो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भारत भाषा का प्रावधान है। मैंने आपको बताया 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल के प्रावधान है। 7वीं अनुसूची साथियों जो एक बची हुई है, आप याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा जो है वो आपका 7वीं अनुसूची में है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है
वो आपका 7वीं अनुसूची में है। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो हैं वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर इन सब के बारे में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो फिर आप ये भी बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी करा देते हैं इसके अनुसूचियों से संबंधित, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर अनुसूची से रिलेटेड तो वो आपका 100% सही हो जाए। आइए, अगर मैं बात करूं पहली अनुसूची की, तो आप याद रखना साथियों, पहली अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है उसके बारे में बताया गया है। अगर मैं साथियों बात करूं दूसरी अनुसूची के बारे में, तो आप दूसरी में भी याद रखिएगा कि इसमें वेतन और भत्ते, ये सब जो चीज़ें हैं वेतन और भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। तीसरी में बात करूं दोस्तों, तो शपथ के प्रावधान आपके तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्य सरकार के सीट का जो विवरण दिया गया है, वो राज्य की जो है राज्यसभा में जो भी सीट का विवरण है, जो सीट कैसे अलॉट होगी या फिर कैसे उनको दिया जाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 5वीं अनुसूची के बारे में, तो आप इसमें याद रखिएगा कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके बारे में अनुसूचित जनजाति इन सब का प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। छठी अगर मैं आपको बता दूं, तो छठी अनुसूची के बारे में आप याद रखना दोस्तों कि इसमें आपको 4 स्टेट के जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके बारे में प्रावधान है। और वो 4 स्टेट आप याद रखना है दोस्तों कि वो 4 स्टेट कौन कौन से आपके हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं। मिजोरम आप याद रखिएगा, असम आप याद रखिएगा, त्रिपुरा आप याद रखिएगा और नागालैंड। यहाँ क्या करता है मोस्टली साथियों वो कि वो मिजोरम और असम में आपको कंफ्यूज करेगा। आप याद रखना, कंफ्यूजन मिजोरम से मेघालय में है और असम से अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप एकदम दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि एम से मिजोरम और ए से असम। तो मिजोरम, असम, त्रिपुरा और आपका नागालैंड, इन 4 के जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके बारे में बताने का प्रावधान आपका किसमें है, हमारी छठी अनुसूची में है। चलिए दोस्तों, 7वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच का बंटवारा है, उनकी शक्तियों का। 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। अगर मैं साथियों बात करूं भाषा के बारे में, तो आपको पता होनी चाहिए कि 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, 14 थी। फिर हमने 21वें अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी जोड़ा है, 15वीं भाषा। उसके बाद फिर हमने 71वें अमेंडमेंट के द्वारा 3 भाषा जोड़ी थी, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, नेपाली, जिसमें आप क्या बोलते हैं, नमक बोल सकते हैं इसको, नमक। तो नमक से आपका हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों मैं इसको हटा के फिर से सही से बता दे रहा हूं। आप याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं शुरू में थी। उसके बाद आपका 21वां संशोधन होता है। 21वें संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा जाता है सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा 21वें में जुड़ती है, 21वीं संशोधन, और ये कौन सी भाषा बनती है, 15वीं भाषा बनती है। फिर 71वें संशोधन के द्वारा आपका नमक, मैंने आपको बताया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा आपकी 71वें के थ्रू, और 2171 आप याद रखना दोस्तों, 92वें संशोधन के द्वारा जो है आपका 4 और जोड़ी जाती हैं, और वो कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये आपकी 4 भाषाएं थी। तो 14 स्टार्टिंग में थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो अभी फिलहाल हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी थी, तो उसमें 8 थी, अभी कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और उसमें कौन सी, 21वें के द्वारा सिंधी, 71वें के द्वारा आपका जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कभी कभी क्वेश्चन साथियों आपका पॉलिटी में दे देगा कि 3 आपको देगा, 21, 71 और 92, और एक कोई आपको और दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा संशोधन जो है वो भाषा में हुआ है, मतलब भाषा के प्रावधान में हुआ नहीं हुआ है। तो आप याद रखिएगा 21, 71 और
92, 21 और 71 को आप जोड़ेंगे तो 92 आएगा। यहां से आप इसको याद रखिएगा कि 21, 71 और 92 ये 3 संशोधन थे जो भाषा से रिलेटेड थे। इनमें भाषा से रिलेटेड जो है संशोधन किए गए थे। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो है इसमें जोड़ा गया था। तो ये रहे साथियों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आप हमारी क्लास को अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के व्यूज से, आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से भी हमारा हम मोटिवेट होते हैं और हमें एक अलग एनर्जी मिलती है, जिससे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस किताब के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस या फिर डाकघर, ये आप समझ लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिन्होंने भी लिखी है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आज इसके द्वारा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आप बताइए। इसके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, सलमान रुश्दी और जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों अगर मैं बात करूं पोस्ट ऑफिस किताब के लेखक की, तो आप याद रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस किताब या डाकघर के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी किताब है दोस्तों, और इनकी जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं वो आप तैयार रखिएगा। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में आइए हम आपको बता देते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, गीतांजलि, गीतांजलि एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये भी किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। इनका एक उपन्यास है दोस्तों, गोरा, गोरा एक इनका उपन्यास है, आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। और इनकी एक कहानी है दोस्तों, काबुली वाला, काबुली वाला, ये मोस्टली एग्जाम में पूछता है काबुली वाला किताब के या फिर काबुली वाला के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा कि ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की 4 किताबें मैंने बताई हैं आपको, पोस्ट ऑफिस या फिर डाकघर, गीतांजलि, गोरा उपन्यास और काबुली वाला। आइए दोस्तों हम बात करते हैं बाकी जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंट बुक्स, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आज के टाइम पे जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उन एग्जाम में आपको लगेगा कि आप क्वेश्चंस तो कर लेंगे, बट एक्चुअली में आप फैक्ट में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए जितना हो सकता है आप रिवीजन करिए, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए आप पढ़ते हैं 8 घंटा आप रोज पढ़ रहे हैं, बट आप रोज नई चीजें पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं करेंगे, तो रिवीजन में आपकी चीजें आप हमेशा डाउट में रहेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको यही लगेगा कि इसमें से ये मैंने पढ़ा तो है बट थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, और कंफ्यूजन में मोस्टली आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसीलिए जितना हो सकता है आप रिवीजन करिए। रिवीजन, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा होगे, और अभी आप जितनी मेहनत करेंगे, अभी आप जितना पसीना बहाएंगे, आप एग्जाम में उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसीलिए आप रिवीजन जितना हो सकता है, नए कंटेंट को पढ़ने से अच्छा है कि आप पुराने कंटेंट, देखिए आपने अभी तक अगर तैयारी कर रहे हैं आप 1-2 साल से, तो आपने अभी तक हिस्ट्री भी पढ़ रखी होगी, ज्योग्राफी भी पढ़ रखी होगी। अलग अलग किताबों से भागने से अच्छा है कि एक जगह से एक ही कंटेंट को आप अच्छे से पढ़िए, उसको आप देखिएगा, डेफिनेटली आपका वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। आइए मैं बात करता हूँ मुंशी प्रेमचंद की, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनकी किताबें बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इनकी कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, गोदान, आप इसके बारे में याद रखिएगा, गबन, ये याद रखिएगा, ईदगाह, ये इनकी कहानी थी, ईदगाह, बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, ये कुछ इनकी कहानियाँ, बूढ़ी काकी। और इनका आप याद रख सकते हैं बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। ये सारे को बुकें या फिर सारे जो क्वेश्चंस हैं साथियों, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा और आभूषण, आभूषण, ये कुछ अभी इनके और भी बहुत सारे किताबें हैं साथियों, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो एग्जाम में मोस्टली रिपीट कर करके पूछता है, तो आप इनसे याद रखिएगा। और इन्हीं का ही जो है साथियों, एक आप याद रखना, मंत्र भी इन्हीं का ही मंत्र भी है, मंत्र भी इन्हीं से संबंधित है, मुंशी प्रेमचंद से। सलमान रुश्दी के बारे में बात करूं साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि मैन बुकर पुरस्कार इनको मिला था अभी पिछला, तो आप याद रखिएगा कि इनकी सबसे जो फेमस किताब है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इनकी बुक है। और इसके लिए इनको जो है क्या बोलते हैं, बुकर प्राइज भी मिला था, इसके लिए इनको
बुकर प्राइज भी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको मिला हुआ है। और इनकी आप एक और बुक याद रखिएगा दोस्तों, सलमान रुश्दी की। एक्चुअली इनको धार्मिक जो है भावना को मतलब जो है बिगाड़ने का या फिर उसमें जो है चीज़ों को ख़राब करने के लिए काफ़ी ये जो है हमेशा चर्चा में रहते थे। इनकी किताबें हमेशा इन सब चीज़ों में फंस जाती थी। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा। इसके लिए जिसके लिए बहुत हाईलाइट हुए थे, स्टेनिक वर्सेस एक इनकी बुक है, स्टेनिक वर्सेस, ये भी इनकी एक बहुत अच्छी बुक है। आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। स्टेनिक वर्सेस इनकी जो है बहुत विवादित किताब थी ये, तो इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ये इनकी एक विवादित किताब थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इनसे याद रखिएगा। आपका एक ऑप्शन साथियों दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप याद रखिएगा। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आप सबको पता होगा। और इनकी जो एक किताब है वो कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया डिवाइडेड आपसे पूछ ले तो मैंने आपको बताया था राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की किताब थी। और इनकी आप एक किताब याद रखिएगा दोस्तों, एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी किताब भी जवाहरलाल नेहरू की थी। तो मैंने आपको बताया साथियों कि पोस्ट ऑफिस किताब के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ से जुड़े हुए जो भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी आप याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारी जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो इन्होंने ही लिखा था। गोरा उपन्यास, काबुली वाला, मुंशी प्रेमचंद की मंत्र, गोदान, गबन, ईदगाह, बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी, आभूषण और नमक का दरोगा, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण किताबें थीं। सलमान रुश्दी की किताब के अगर मैं बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसको 1981 में आप ये भी याद रखिएगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 में जो है इस किताब को लिखा गया था और ये बुकर प्राइज़ भी जीत चुकी है। और स्टेनिक वर्सेस इनकी एक किताब थी जो काफ़ी विवादित रही थी। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करूं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी इनकी एक किताब है। तो ये रहा साथियों आज आपके 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो या फिर बेहतरीन लगी हो, जैसी भी लगी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आगे भी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे कंटिन्यू। बस आपका सिलेक्शन होना हमारा टारगेट है। आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बाकी हम जितना भी कंटेंट आपके लिए बेहतरीन हो सकता है वो आपके लिए लाएंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। तो चलिए सबको राम राम, राधे राधे, जय हिंद।